दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। When a metal rod is in contact with its ion in solution, then there are two possibilities। मतलब जब कोई भी मेटल रॉड अपने ही आयन के सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रहती है, मतलब जब हम किसी भी मेटल रॉड को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, किसी भी मेटल रॉड को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करने का मतलब है कि जैसे मान लिया हमने जिंक की रॉड ली है, तो हमने जिंक की रॉड को जिंक प्लस 2 आयन मतलब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। तो यही हो जाएगा कि हमने मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप कर दें या सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने मेटल रॉड को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। या हम इसको इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पर मेटल रॉड अपने ही आयन के सॉल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो जब मेटल रॉड अपने ही आयन के सॉल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो आइए उन पॉसिबिलिटीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारी पहली पॉसिबिलिटी रहती है, मेटल एटम्स ऑफ द रॉड लूज द इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज मेटल आयन केम इनटू सॉल्यूशन, दस रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन बाय मेटल मेक्स मेटल रॉड नेगेटिव। यहाँ पर हमारी पहली पॉसिबिलिटी रहती है कि मेटल रॉड के मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे और जो हमारा ऑक्सीडाइज मेटल आयन बचे तो वो सॉल्यूशन में आ जाए। तो इस तरह से जब रॉड के मेटल एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं तो उन रिलीज इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी मेटल रॉड नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर हमने कोई मेटल ली है एम, जब हम इस मेटल रॉड को इसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यहाँ पर हमारा जो आयन रहेगा वो Mn+ रहेगा। तो जब हम इस मेटल रॉड एम को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पर मेटल रॉड के एटम n इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं और यहाँ पर जो रिलीज इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो रॉड पे बस जाते हैं, जिससे हमारी रॉड नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बाद जो हमें ऑक्सीडाइज मेटल मिलती है Mn+, तो यहाँ पर ये आयन सॉल्यूशन में आ जाता है। तो अब आइए पहली पॉसिबिलिटी को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पर हमने जिंक रॉड का एग्जाम्पल लिया है। जब हम जिंक रॉड को जिंक प्लस 2 आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जिंक रॉड ली है और यहाँ पर ये जिंक प्लस 2 आयन का सॉल्यूशन है। मतलब हमने यहाँ पर मान लिया कि हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप कर दिया है। तो जब हम जिंक रॉड को जिंक प्लस 2 आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पर हमारी पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मेटल एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है और यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यहाँ पर हमारी जो ऑक्सीडाइज मेटल आयन रहता है तो ये मेटल आयन सॉल्यूशन में आ जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड पे एटम होते हैं। तो जब ये मेटल रॉड इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है तो उन इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को माइनस चार्ज के रूप में दिखाया है। तो यहाँ पर ये सभी रिलीज इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड पे ही रहते हैं, जिससे हमारी मेटल रॉड नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज मेटल मिलती है Zn+2, तो यहाँ पर ये सभी सॉल्यूशन में आ जाती है, जिससे यहाँ पर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब यहाँ पर मेटल रॉड के एटम इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो रॉड है तो ये रॉड भी पतली होती जाएगी। तो ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी रहती है। अब आइए सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी रहती है, मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन द मेटल रॉड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हेंस मेक्स मेटल रॉड पॉजिटिव। मतलब हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम मेटल रॉड को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन से मेटल आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके मेटल रॉड पे आ जाते हैं, मतलब वो मेटल रॉड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जब मेटल आयन इलेक्ट्रॉनों को मेटल रॉड से गेन कर लेंगे तो यहाँ पर मेटल रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम किसी भी मेटल एम को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पर हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि यहाँ पर सॉल्यूशन के आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके मेटल रॉड पे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से आते हैं। यहाँ पर मेटल रॉड पे बहुत सारे एटम रहते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के मेटल आयन मेटल रॉड के एटम से इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेते हैं और यहाँ पर मेटल रॉड का जो एटम रहते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी वजह से हमारी मेटल रॉड पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम यहाँ पर कॉपर रॉड को कॉपर प्लस 2 आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दें तो यहाँ पर हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि यहाँ पर सॉल्यूशन से कॉपर प्लस 2 आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर रॉड पे आ जाता है।
तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में बात करें तो यहाँ पर ये कॉपर रॉड है। यहाँ पर हमने इस रॉड को कॉपर प्लस 2 आयन के सॉल्यूशन में डिप किया है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉपर प्लस 2 आयन मेटल रॉड के एटम से इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेटल रॉड के एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं, जिससे यहाँ पर मेटल रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमने कॉपर प्लस 2 आयन का सॉल्यूशन लिया है, मतलब हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो जब सॉल्यूशन से कॉपर प्लस 2 आयन मेटल रॉड पे चले जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन में सल्फेट आयन बच जाता है, जिससे यहाँ पर सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और चूंकि कॉपर रॉड पे कॉपर प्लस 2 आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, जिससे यहाँ पर कॉपर की रॉड कुछ मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज में देखा कि जब भी हम किसी भी मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पर मेटल रॉड और उस सॉल्यूशन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाता है। तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, Thus a definite potential difference is developed between the metal rod and the solution. The potential difference between the metal electrode and its surrounding solution is called electrode potential. मतलब जब हम किसी भी मेटल रॉड को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहां पर मेटल रॉड और उस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर उस मेटल इलेक्ट्रोड या उस मेटल रॉड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब किसी भी सेल में किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में हो गया। तो जैसा कि हमने भी दो पॉसिबिलिटीज देखी थी, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी में इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा था और दूसरी पॉसिबिलिटी में इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा था। तो यहाँ पर इसके बेस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, जिसमें पहला होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई इनके बारे में जानते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इट इज डिनोटेड बाय ई ऑक्सीडेशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोड के मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड को ई ऑक्सीडेशन से दिखाया जाता है। अब अगर हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उसकी डेफिनेशन होती है, द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इट इज डिनोटेड बाय ई रिडक्शन। मतलब जब किसी भी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है, मतलब सॉल्यूशन का जब कोई मेटल आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है तो वहां पर इस टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड को ई रिडक्शन से दिखाया जाता है। अब आइए किसी भी एक सेम इलेक्ट्रोड के लिए ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन में रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर हम किसी भी एक मेटल रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दे तो अगर हम वहां पर दो पॉसिबिलिटीज की बात करें, मतलब अगर हम सिमिलर कंडीशन में, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन से हमारा मतलब है कि हमने यहाँ पर जो मेटल आयन का सॉल्यूशन लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन भी सेम रहे और हमने जो टेम्परेचर लिया है तो वो टेम्परेचर भी सेम रहे। तो यहाँ पर इसी कंडीशन को सिमिलर कंडीशन कहते हैं। तो जब हम सिमिलर कंडीशन में किसी भी एक इलेक्ट्रोड की दोनों तरह की टेंडेंसी की बात करें, मतलब हम एक ही इलेक्ट्रोड के लिए सिमिलर कंडीशन में उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन उनका साइन अपोजिट रहता है। अब जैसे मान लिया कि हमें किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ई रिडक्शन की वैल्यू पता चल गई है, तो अगर हमसे उसके लिए ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू को पूछे तो उसके लिए ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू हो जाएगी ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रिडक्शन। मतलब जैसे मान लिया कि हमें किसी इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल मिला है 0.76 वोल्ट, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन उनका साइन अपोजिट रहता है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जाना। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखा था
कि वहां पर हमने मेटल रॉड को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था, तो वहां पर मेटल रॉड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था तो उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें बस कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है कि हमने यहाँ पर जो मेटल आयन का सॉल्यूशन लिया है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन पे किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो उस वैल्यू को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से दिखाया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई भी कंडीशन की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मेटल आयन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेनी पड़ती है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखा था कि वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी था, तो वैसा स्टैंडर्ड केस में भी रहता है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, मतलब हम मेटल आयन की कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लें और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो अगर वहां पर किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसको E0 ऑफ ऑक्सीडेशन से दिखाया जाता है। और अगर किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वहां पर उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। इसको E0 ऑफ रिडक्शन से दिखाया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हो गया। अब आइए इनके बीच में रिलेशन को देख लेते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन में रिलेशन होता था, तो वैसा स्टैंडर्ड केस में भी रहता है। बस यहाँ पर हम स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं तो यहाँ पर भी उनके बीच में वही रिलेशन रहता है। यहाँ पर भी E0 ऑफ ऑक्सीडेशन और E0 ऑफ रिडक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन उनका साइन अपोजिट रहता है। तो उस रिलेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हो गया। दोस्तों, आपने बुक में इस तरह का लिखा हुआ बहुत जगह देखा होगा। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है, E0 ऑफ जिंक टू जिंक प्लस 2 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। और इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, E0 ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो इनका मतलब क्या होता है तो उसके बारे में जानेंगे। अगर कहीं भी E0 के नीचे कोई भी 2 स्पीसीज लिखी रहती हैं तो वहाँ पर उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर पहली वाली स्पीसीज बाद वाली स्पीसीज में चेंज हो रही है। मतलब अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर जिंक प्लस 2 में चेंज हो रहा है और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो 0.76 वोल्ट का रहता है। चूँकि यहाँ पर E0 दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉपर प्लस 2 कॉपर में चेंज हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर E0 दिया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जिंक प्लस 2 में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू दी हुई है तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जाना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।